यूएस का मार्केट्स हो या फिर हो यूरोपियन मार्केट या फिर हो एशियन मार्केट, गोल्ड की बात करें या फिर क्रूड ऑयल की बात करें, सब कुछ लाल निशान में है। ग्लोबली एक तरीके से सेल ऑफ आया हुआ है। हम अपने इंडियन मार्केट्स की बात करें तो फ्राइडे को डेफिनेटली गिरावट हुई है, लेकिन जिस तरीके का सेल ऑफ, जिस तरीके का ब्लड बाथ, चारों तरफ खून फैला हुआ है, जिस तरीके का ब्लड बाथ ग्लोबली हमें देखने को मिल रहा है बाकी मेजर मार्केट्स में, वैसी गिरावट अभी इंडियन मार्केट्स में नहीं देखने को मिल रही है। इंडियन मार्केट्स हमारा अलग ही बुल रन में चल रहा है। बाहर जो भी खूना खतरी हो रही है उससे हमारे भारतीय बाजारों को ज्यादा मतलब अभी तक नहीं दिख रहा है। समझ लेते हैं क्या हो रहा है। पिछले हफ्ते में वॉलेटिलिटी अच्छी खासी रही है, हो सकता है अगले एक दो हफ्ते तक भी वॉलेटिलिटी रहे जब तक ये मैटर पूरा शांत नहीं हो जाता। मेनली अगर बात करें तो तीन तरीके की जो परेशानियां हैं वो यहाँ पे हमें दिख रही है। एक परेशानी मिडिल ईस्ट से आ रही है, एक परेशानी यूएस से आ रही है, एक परेशानी जापान से आ रही है। तो इन तीन परेशानियों के कारण ही मार्केट के अंदर ग्लोबली वॉलेटिलिटी बनी हुई है। तो आगे से आप परेशान मत होना, और देखो डर के बेचना तो बिल्कुल भी नहीं। चाहे आगे आपको और गिरावट दिखे तो उसको आपको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है, डर के बेचना नहीं है। रीजन समझ लो। रीजन ये है, सबसे पहले समझ लो कि रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, चल ही रहा है। इजराइल हमास वॉर शुरू हुआ था, चल ही रहा था। एंड अभी जो ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन है वो काफी ज्यादा हाई हो चुकी है। यहाँ पे हमें सुनने को मिला है यूएस की तरफ से, बाइडेन साहब ने कहा है ईरान को कि थोड़ा सा संयम बरतिए, लेकिन लग नहीं रहा कि संयम जैसा कोई चीज यहाँ पे होने वाला है। कभी भी वॉर स्टार्ट हो सकती है, इवन फुल स्केल वॉर स्टार्ट हो सकती है। और इसी कारण से आपको पता है जैसे ही कहीं भी लड़ाई शुरू होती है, जो क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल है, उसका दाम आसमान छूने लगता है। कच्चा तेल का दाम बढ़ेगा तो उसके भी इकोनॉमी पे, मार्केट्स पे काफी निगेटिव असर होते हैं। एक्चुअल इकोनॉमी पे काफी निगेटिव असर होता है, लेकिन ये एक बाई प्रोडक्ट है कि कहीं पे वॉर होती है तो कच्चा तेल का दाम बढ़ जाता है। यहाँ पे जो कच्चा तेल है वो अभी निगेटिव में ही हमें दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है निगेटिव नीचे तो नहीं गिरेगा और ऊपर ही जाएगा, और उसका असर भी हमें झेलने को मिलेगा। इसके अलावा इसी वॉर के कारण स्टॉक मार्केट पे भी बुरा असर है, क्योंकि कच्चा तेल स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है। बहुत ज्यादा जो मार्केट की कंपनीज हैं वो डिपेंडेंट होती है कच्चे तेल पे, चाहे कैसी भी कंपनी हो। कुछ नहीं, अगर डायरेक्टली कच्चा तेल से काम नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन तो सबको यूज करना है, और कच्चा तेल का दाम बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, जिस कारण महंगाई बढ़ती है और कंपनीज के प्रॉफिट्स पे असर आता है। चलिए, एक तो ये हमारी मिडिल ईस्ट की वॉर वाली प्रॉब्लम हो गई, ये थोड़ा सा सेटल डाउन होगा तो एक ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम आती है यूएस की तरफ से। उम्मीदें लगाई जाती है बार बार कि यूएस फेड की तरफ से रेट कट आएगा, रेट कट आएगा, रेट कट आएगा, लेकिन रेट कट आ नहीं रहा। उम्मीद है कि अगली बार जब मीटिंग होगी तो उसमें रेट कट हमें जरूर देखने को मिले, लेकिन अभी तो बस उम्मीद पे दुनिया कायम है, रेट कट मिल नहीं रही। उसके अलावा तुरंत ही यूएस का नौकरी का भी आ गया था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो थोड़ी सी बढ़ रही है। एम्प्लॉयमेंट रेट मतलब नौकरी लोगों को कम मिल रही है यूएस के अंदर में, इसका एक अलग निगेटिव हुआ मार्केट के ऊपर। तो ये दो मेन तो आप रेट कट ही मान के चलो। इसके अलावा अगर हम जापान की बात करते हैं तो जापान से एक बहुत प्रॉब्लम है। जापान है जो मेजरली पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि कई दशकों से, मतलब समझो तो 20-30 साल से जापान के अंदर में क्या था कि वहां पे जो इंटरेस्ट रेट है वो लगभग जीरो के बराबर थे। 1%, 1.5% चला गया, जीरो के आसपास ही रहे। मतलब जापान फ्री का लोन बांट रहा था हर जगह, हर किसी को। तो जब फ्री का लोन मिल रहा था तो कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ग्रुप्स होती हैं, कंपनीज होती हैं जो कि उस डेट को, जब फ्री में कर्ज मिल रहा है 1-1.5% पे मिल रहा है तो क्यों नहीं उठाएगा। तो बड़ी बड़ी कंपनियां वहां से लोन उठाती और अपने बिजनेस में भी लगाती, और इवन मार्केट्स में भी जो एफआईआईज होते हैं वो भी फंड्स उठाते हैं, फंड्स बनाते हैं जहां से भी उन्हें चीपर फंड्स मिलते हैं। तो वो फंड्स उठाते वहां पे, और इमर्जिंग मार्केट के अंदर या फिर डेवलपिंग भी जहां पे उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखती है वहां पे वो इन्वेस्ट करते थे। अब होने लगा जापान की जो करेंसी है वो बहुत ज्यादा डीवैल्यूएट करने लगी।
अभी तो फिर से वापस स्ट्रांग हुई है जापान की करेंसी, लेकिन बीच में बहुत ज्यादा जापान की करेंसी गिर गई थी। अब गिरने से रोकने का बहुत सारी जापान की जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने बहुत कोशिश की कि इसको रोका जा सके बिना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए हुए, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे और लास्ट में उनको इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने के डिसीजन पे आना पड़ा। इसके कारण क्या हुआ कि जब इंटरेस्ट रेट जापान के अंदर बढ़ेगा तो जितने भी सारे बाहर के लोगों ने जापान से पैसा उठाया, जापान के अंदर के भी लोगों ने उठाया और जापान के बाहर के भी लोगों ने उठाया, उन सबको पैसा वापस देना पड़ेगा ज्यादा इंटरेस्ट के साथ। और इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट ग्लोबली पड़ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर या फिर इन्वेस्टमेंट फंड्स जो हैं उनका पैसा जापान से आया हुआ है और इस कारण से कंपनी के भी प्रॉफिट्स हिट करेंगे, जो इन्वेस्टर है वो भी पैसा निकालेंगे, तो जबरदस्ती उनको सेल भी करना पड़ेगा और सेलिंग जब आएगी तो अगेन मार्केट निगेटिव में जाएगी। तो ये 3 रीजन है। तो पहला तो अगर उधर मिडिल ईस्ट में सेटलमेंट होता है, अगर नॉर्मल हो जाता है मामला तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दूसरा यूएस के अंदर तो ये फेड वाला तो चीजें चलती ही आ रही है, थोड़ा बहुत ये भी इफेक्ट डालती है, लेकिन ये भी जब नॉर्मल हो जाएगी तो इधर की भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और जापान की भी करेंसी स्टेबल हो जाएगी तो वहां की भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो यही 3 अभी प्रेजेंट में परेशानी है। रिसेशन की बहुत ज्यादा बातें होती रहती हैं कि यूएस रिसेशन के अंदर जा रहा है, यूएस रिसेशन के अंदर जा रहा है। मुझे नहीं लगता रिसेशन के अंदर यूएस जाएगा, क्योंकि ये मैं समझो तो कोविड के बाद से सुन ही रहा हूं अभी तक, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब तो कम से कम लोग सिर्फ यूएस की बात करते हैं, उस टाइम पे यूरोप, यूके, सब जगह पूरी दुनिया में ही रिसेशन की बात करते थे, कहीं पे आया नहीं। यूएस की बात अभी भी चल रही, लेकिन मुझे नहीं लगता। तो ये 3 मेजर रीजंस थे जिसके कारण ग्लोबली मार्केट अफेक्ट हुआ पड़ा है। हमारा इंडियन मार्केट अभी भी इससे बचा हुआ है, लेकिन कब तक बचता है देखते हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है यहाँ पे भी थोड़ा सा तूफान आए, लेकिन आपको रीजन पता है क्यों हो रहा है। दिक्कत यहाँ पे इंडिया के अंदर कुछ नहीं है, ये बाहरी सारी समस्याएं हैं। थोड़े समय के लिए हो सकता है मार्केट को प्रभावित करे, वॉलेटिलिटी बने, और ये जो थोड़े समय की प्रभाव आएगा, वॉलेटिलिटी आएगी, उसमें हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर हम डायरेक्ट स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर करते हैं, तो हमें कम प्राइस पे यूनिट्स मिल जाएगी। हमारे एसआईपी भी चल रहे हैं उसमें भी, और अगर पैसा लमसम है तो उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी बन के पैसा डाला भी जा सकता है। बट डर के सेल ऑफ मत करना, क्योंकि मार्केट के अंदर क्रैश है। उम्मीद है इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट में पूछ लेना।